दे स्टार्ट हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस मदेसिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेगा माइंड के इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड ने अपनी 10वीं के एग्जाम की डेट्स जारी कर दी हैं और अगर उन डेट्स को हम देखें तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। जिन बच्चों ने तैयारी पूरी कर ली है उनके लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि चलिए अब उनकी तैयारी जिसके लिए वो अब तक मेहनत कर रहे थे वो दिन आने वाला है। वो उनके लिए एक तरह से त्यौहार की तरह एग्जाम है, लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए तो एक तरफ उनकी सजा सामने से आ रही है। तो उनको क्या करना है, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जिनकी तैयारी आधी अधूरी है उनको क्या करना है, हम सभी आज बताने वाले हैं। देखिए, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है उनको ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, इसलिए जो टॉपिक्स ईजी हैं उसको स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है और जो टॉपिक हार्ड है उसको तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। और जो जिनकी तैयारी आधी अधूरी है उनको क्या करना है, सभी चैप्टर्स के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने हैं। जैसे मैं जिनकी तैयारी अधूरी है उन्हीं के लिए ये सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको प्रत्येक चैप्टर के केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा जो पिछले कुछ सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है और अपने चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझ के पढ़ना है, ताकि अगर आप डेफिनेशन को एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो अपने समझ के अनुसार आप कुछ ना कुछ लिख पाएँ। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, भौतिकी, चैप्टर 1। और इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि इसका पहला ही टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन के नियम लिखें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम के 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन हमारा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम लिखें। तो दोस्तों, डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश के इस तरह लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यह हमारा परावर्तक सतह है, यह प्रकाश की कोई किरण आई और टकरा के वापस उसी माध्यम में वापस चली गई। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, कुछ टर्म्स है इसमें जिसको आपको माइंड में बैठा कर रखना है। जो किरण आकर परावर्तक सतह से टकराती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, और जो किरण टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। दोस्तों, आप सब में से बहुत से बच्चों ने ये चीज़ें पहले पढ़ ली होंगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अब यहाँ से ये नहीं देखना है कि हम कितना ज्ञान बटोर लें, हमको यहाँ से ये देखना है कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन कोई बोला है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड से कोई क्वेश्चन को पता लगा रहे हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। बाकी सब ज्ञान बटोरने के चक्कर में पड़िएगा, एग्जाम में नंबर्स खराब भी हो सकते हैं थोड़े बहुत। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला तो हो गया प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो अगर आप लोग डेफिनेशन देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस तरह लौटने की इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए ये हो गया। अब परावर्तन के नियम को भी देख लेते हैं। दोस्तों, परावर्तन के नियम बहुत ईजी हैं। देखिए, जैसे ये यहाँ पे हुआ है, परावर्तन हुआ है ना, तो इसी को मैं एक बार यहाँ पे भी डायग्राम बना ले रहा हूँ। इसी डायग्राम को मैंने सीधा कर लिया। ये किरण आई, इधर से आपतित हुई, इधर से परावर्तित हो गई। ये हमारी इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं इंग्लिश में, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये है हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस। अब देखिए, तो आपतित किरण जो किरण आके टकराई उसे आपतित किरण बोलते हैं, जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को। अब देखिए, परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं। तो परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, तो परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन से, तो पहला नियम है आपतित किरण। पहला हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यह है हमारा अभिलंब। पहला नियम हम लोग ये लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो अब ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। अभिलंब
तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दोस्तों कुछ स्टफ नहीं इसमें, बस समझने का देरी है। आप लोग चाहें तो कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हैं जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए ये भी ठीक है, प्रकाश का परावर्तन भी हो गया और परावर्तन के नियम भी हो गए। प्रकार भी पढ़ लेते हैं लगे हाथों। इन दोनों को आपको एकदम माइंड में बैठा के रखना है, प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरा कौन सा ले लें हम, सॉरी दूसरा, परावर्तन के प्रकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी परावर्तन से रिलेटेड है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। परावर्तन के प्रकार, तो दोस्तों परावर्तन के प्रकार भी दो प्रकार के होता है परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। देखिए जब परावर्तन की घटना किसी समतल सतह से होती है तो उस परावर्तन को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन, लेकिन वही परावर्तन की घटना जब उबड़ खाबड़ सतह से होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं अनियमित परावर्तन। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। अगर समतल सतह से परावर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे नियमित परावर्तन, अगर उबड़ खाबड़ सतह से परावर्तन हो रहा है तब वो कौन सा हो रहा है, अनियमित परावर्तन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ही हमारा यही था कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा परावर्तन के नियम को लिखें। एक बात और आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले 5 से 6 बार लगातार पूछा जा चुका है, मतलब 1 साल 2 साल के इंटरवल पे। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो दोनों तीनों एक में ही थे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर बताइए। उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर बताएं। दोस्तों तो अंतर बताने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते क्या है। तो चूंकि दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण एक खोखले गोले के भाग होते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण के भाग होते हैं। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उठी हुई होती है और अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है। ये रचित किया हुआ है, रचित अर्थात पेंट किया हुआ है दूसरे साइड से, अर्थात ये अंदर की तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा किरणों को और ये बाहर की तरफ से। तो उत्तल दर्पण सदैव उठा हुआ होता है और अवतल दर्पण धसा हुआ होता है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, पहला इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण उठा हुआ होता है तथा अवतल दर्पण धसा हुआ होता है। पहला हम लोग का क्या हो गया, पहला अंतर ही हो गया। दूसरा, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है, जबकि अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों होता है। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है उतना मैं आपको अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, इसलिए अगर उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो लगभग एक क्लास केवल उसी को कवर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको सोचा पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। तो आप लोग केवल इतना माइंड में बैठा लीजिए कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक होता है और अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है। जिन बच्चों ने ये पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से जान पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा फिर भी वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम हमारे पास नहीं है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सब कुछ पढ़ाया जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, प्रकाश पुंज क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज क्या है। तो आइए लिख लेते हैं, प्रकाश पुंज के बारे में हमको जानना है। प्रकाश पुंज क्या है तथा एक इसके प्रकार भी लिख लें।
बताइए कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज वैसे कुछ नहीं दोस्तों, किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। मतलब जब एक किरण अकेले होती है उसको हम लोग किरण बोलते हैं, लेकिन जब बहुत सारी किरणें एक साथ आ जाती हैं तो उसको हम लोग प्रकाश पुंज या किरण पुंज हम लोग बोल देते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का पहला किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी ये किरण पुंज था यहाँ पे मैंने, किरण पुंज होगा दोस्तों, किरण पुंज तथा किरण पुंज के प्रकार लिखे। तो किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। इसको समझने के लिए आप एक बहुत छोटे से डायग्राम को अपने मन में बैठा लेना है। अपसारी का होगा, पहले डायग्राम बना लेता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। ये मेरा समांतर का हो गया। देखिए दोस्तों, अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चले जाती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मतलब एक बिंदु से किरणें निकली और फैलती चली जानी है। तथा अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। दूसरा समांतर किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज जिसमें दो किरणों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है उसको हम लोग समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अभिसारी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तथा अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी सदैव घटती जाती है। आप लोग देख पा रहे हो, अगर मैं इसको बढ़ा दूं इधर तो यहाँ पे दूरी ज्यादा थी, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। ठीक है, किरण पुंज हो गए। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। प्रकार अपसारी अभिसारी समांतर हो गया। चलिए ठीक है, मिटा देते हैं इसको, डस्टर कहाँ है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। अब देखिए अवतल तथा उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग भी हैं। ये भी बहुत, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं केवल उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ जो पिछले कुछ सालों से लगातार आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं केवल, टॉपिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण के उपयोग। बस एक ही में ले लेते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामत के लिए भी करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के हम ध्रुव और फोकस के बीच में किसी भी चीज को रखें तो उसका यहाँ पे आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इसलिए हम लोग इस दर्पण का उपयोग हजामत के लिए करते हैं। अब क्यों करते हैं, जब हम लोग दर्पण को अपने पास लाते हैं तो हमारा बड़ा बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के अंदर दिखता है, जिससे लोग ये देख पाते हैं कि कहीं पे कोई दाढ़ी वगैरह छूटा हुआ तो नहीं ना है। इस तरह हम लोग देखो, इसलिए इस दर्पण का उपयोग हजामत के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग क्या है, गाड़ियों के, लिख देते हैं इसको हम हजामत के लिए। दूसरा उपयोग इसका गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में। अब देखिए गाड़ियों के हेडलाइट में इसका क्या उपयोग है। देखिए एक बात हम लोग और जानते हैं कि जब फोकस पे कोई वस्तु होती है तो उसे आती हुई किरण परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये लीजिए, ये हमारा, मैंने एक गाड़ी है उसका मैंने ये अवतल दर्पण ले लिया और फोकस पे क्या किया, मैंने ये फोकस में मैंने ये 10 लाख यहाँ पे बॉल लगा दिया। यहाँ पे जो भी किरण आएगी समानांतर समानांतर, जितने भी किरणें आएंगी क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगी, जिससे चालक आसानी से सामने की चीजों को देख पाता है। इसलिए हम लोग गाड़ियों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं डॉक्टर लोग।
डॉक्टर लोग भी अपने जो सर पे एक टॉर्च जैसा लगा लेते हैं, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट को एकदम सीधा एक जगह पे केंद्रित कर देता है, जिससे वो लोग रोगियों के कान, नाक, आंख में इजिली आसानी से देख पाते हैं। चलिए, अब हमारा है उत्तल दर्पण का उपयोग। अगला है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए, बेसिकली हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। पहला हो जाएगा गाड़ियों के पश्च दर्पण के रूप में। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे हर गाड़ी के साइड में तो मतलब दर्पण लगे होते हैं, दोनों साइड मिरर लगे होते हैं। वो क्यों लगे होते हैं? ताकि जो चालक है वो इजीली देख पाए कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो उसमें हम लोग उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, जिससे जो ड्राइवर है वो इजीली देख पाता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। बड़ी से बड़ी गाड़ी भी उस दर्पण में छोटे फॉर्म में दिखाई देती है। अगर हम वहाँ पे समतल दर्पण लगा दें, तब तो उतने बड़ी गाड़ी उतने छोटे दर्पण में अटेगी नहीं, तो ड्राइवर इजिली देख नहीं पाएगा। अवतल लगा दे तो वो और बड़ा ही दिखाएगी, तो और प्रॉब्लम है। इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उससे बड़ी बड़ी गाड़ियों के भी बहुत छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं और सीधे बनते हैं। चलिए, दूसरा, गलियों में लैंप के गलियों में लैंप के रूप में, ये कैसे? तो अब देखिए, जो आप लोग देखते होंगे गलियों में हम लोग जब घूमते हैं तो ऐसे जो लाइट्स लगे होते हैं ऊपर, उनमें हम लोग बेसिकली उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल का क्यों? क्योंकि उत्तल क्या करता है? उस प्रकाश को लेके एकदम फैला देता है, चारों तरफ अभिश्रित कर देता है। जैसे अवतल दर्पण क्या किया, यहाँ से मानिए आ रहा था तो सबको एक जगह फोकस पे केंद्रित कर रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करेगा? यहाँ पानी, यहाँ पे उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे कोई बल्ब है, यहाँ से अगर ऐसे कोई किरण आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, और फैला देता है। ये क्या करता है? किरणों को एकदम उसका क्षेत्र बढ़ा देता है और अधिक दूरी तक वो लाइट्स लोगों को मतलब देखने में सहायता करती हैं। ये उपयोग हो गया हमारे। और भी कुछ उपयोग हैं। ये 5 क्वेश्चन जो हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगे के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, अग्रदीप वाहनों, गाड़ियों के अग्रदीप के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछा जाता है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग भी हो गया हमारा, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर भी हो गया। चलिए ठीक है, सब तो हो ही गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए वो बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि वो लगातार पिछले कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस थे। और चैप्टर 1 का समझिए एक तरह से बोर्ड के लिए पूरा निचोड़ थे। ज़्यादा लेके नहीं चलना है। अभी मैं अगर एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन ही करा दूँ, 20 में से 4 क्वेश्चन काम के हो, 16 क्वेश्चन फालतू हो, फालतू तो कोई क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, लेकिन हमारे लिए काम का नहीं हो, तो क्या होगा? उन 16 क्वेश्चन के लिए हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपना वेस्ट किया। हो सकता है उन 16 में से एक क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चन अपने आप को रेगुलरली रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है इस साल भी आ जाए। इस साल उनके आने की संभावना और भी ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो 6 या 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। अब देखिए, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये मैंने आपको उत्तल दर्पण के उपयोग में ही एक पश्च मिरर के रूप में लिख के पहले ही समझा दिया। और अग्रदीप मतलब हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको अवतल दर्पण के उपयोग में बता दिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, उन सभी क्वेश्चन को एक साथ आपके सामने लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? इसके नियम तथा इसके नियम तथा प्रकार लिखें।
इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा भी स्किप बिल्कुल नहीं, इसके साथ आप रिस्क नहीं ले सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है, पहले या दूसरी सिटिंग में पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चन को, तो इसके साथ रिस्क लेना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग। इन सभी क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग। तीसरा था हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। उसके बाद था हमारा किरण पुंज, इसे कहते हैं, तथा किरण पुंज के प्रकार लिखे। प्रकार भी आप लोग मेंशन कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था 5वां नंबर, देखिए गाड़ियों के पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। चलिए ये भी हो गया। छठा था हमारा गाड़ियों के अग्रदीप मतलब हेडलाइट, ये नहीं कि अब अग्रदीप क्या है, के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। सातवां था हमारा अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ये दुनिया के 7 तजुर्बों की तरह चैप्टर के 7 तजुर्बे क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हो सकता है इस बार भी पूछे जाएं। ये चैप्टर 1 के केवल इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ बोर्ड्स एग्जाम्स से रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब आपको पूरा चैप्टर 1 इसमें डिफाइन कर दिया, मैंने केवल उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने सब्जेक्टिव का लिया, आने वाले दिनों में एक ऑब्जेक्टिव को भी क्लास लूंगा जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे जो मतलब पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं। वो 10 हो, 5 हो, 7 हो, 2 हो, मैं केवल उन्हीं को लूंगा। ऐसा नहीं कि वीडियो को लंबा लेंदी करने के लिए एक बार में 100 क्वेश्चन उठा लिए। बताओ भाई 100 क्वेश्चन कैसे कराएगा, मैं 100 क्वेश्चन करा भी दूँ आपके माइंड में 100 क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं केवल वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे भी जरूरी बात कि वो पिछले कुछ बोर्ड्स एग्जाम में 1-2 बार नहीं 3-3 4-4 बार ये सब पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन सबको लिया है। 1 बार 2 बार वालों को तो मैंने इसमें मेंशन भी नहीं किया, उसको मेंशन कर दो पूरा चैप्टर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग पूरा कवर करिए, टाइम नहीं है तो कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, इसी के लिए मेहनत हो रही है। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दोस्त भी आपको दुआएं देंगे यार। चलिए ठीक है, इसी का जय हिंद, विदा लेते हैं आपसे, जल्द मिलेंगे।